एक बार फिर से जोरदार तालियां। जी हाँ, आपकी सीट है। तो 23 में भी आ रही है कि नहीं आ रही है सीट? 23 में सीट आ रही है कि नहीं? कुर्सी 23 में वापस। ये यहाँ पर रख के मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो आप? नहीं, यहाँ पे रख के इसलिए पूछ रहे, सुरजेवाला जी आपके पहले बैठे थे, अब वो दावा करके गए हैं। हो किस पार्टी में पहले से ही बता दो यार। उन्होंने कहा कि जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वो आसान नहीं होगा, उसको सवालों के जवाब देने होंगे। नहीं, आपके पास तो हर आदमी परेशानी में आ जाता है। नहीं, मैं बाबा जी गए अभी चले गए, वो तो परेशानी में उनके पास जाता है, मैं नहीं। मैं तो उन्होंने कहा बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बंगाल में आपसे मुलाकात हुई थी, हरियाणा में सबसे पहले जब आपने वहां पे पार्टी को जिताया तब आप प्रभारी थे, वहां मुलाकात हुई। एक परिचय अगर मुझसे कोई पूछे आपका, तो मैं ये कहता हूं कि जब कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे होते हैं तो आप उस जगह पहुंच जाते हैं, और जब सारे लाव लश्कर लौट जाते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय जी वापस आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली 2/3 बहुमत से। अच्छा, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 2/3? देखिए, मैं 20 दिन से मध्य प्रदेश की सड़कों पर था जी, और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैंने खुद ने 100-150 सभाओं को संबोधित किया। मेरे गले से आप समझ सकते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। और मैंने तीनों ऋतुओं को वहां पे अंदाज लिया, गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी और ठंड भी देखी। और कल ही हम लोग कन्नौज की आखिरी सभा रात को 1:30 बजे समापन करके लौटे। इसलिए जनता का जो एक फ्लेवर है वो समझ में आ जाता है सीधा, कि हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए यदि कन्नौज में रात को 12 बजे तक 2-3 हजार लोग बैठे हमारा इंतजार करें, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्यार करते हैं लोग। निश्चित तौर से। लेकिन जो विपक्ष है वो कई बार कह रहा है, इस बात को भी कह रहा है कि जो इस बार स्थिति है उसमें हम वापस आ रहे हैं। उनके अपने दावे हैं, उनके दावे ये कहते हैं कि जो पिछले 15 महीने सरकार रही वो हम थे, लेकिन ठीक है वो वापस लौटी शिवराज सरकार, लेकिन इस बार हमने वो गलतियां सब सुधार ली हैं, अब हमसे वो नहीं, क्योंकि वो कह रहे, उन्होंने कहा और उन्होंने ये बोला कि अब वो 2018 वाला मॉडल नहीं है, ये 2023 वाला मॉडल है, जिसको कि उन्होंने बताया। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया है ना कि गलती की, अब नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। तो अच्छा, तो वही है जो अपनी गलतियों को ठीक कर ले। तो अच्छा है, अगर उनका एहसास हो रहा है कि गलती उन्होंने की है तो फिर तो चुनाव में ही नहीं जाना चाहिए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को वॉकआउट दे देना चाहिए। जब गलतियां स्वीकार कर रहे हैं वो, उसके बाद फिर चुनाव में आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हारी हुई मानसिकता से आ रहे होंगे फिर वो। नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा ना कि वो आप इस बात पे ना रहे कि 2018 वाले, हम जो हैं इस बार 2023 वाला मॉडल है मेरा, और हम वापस यहाँ, कमलनाथ जी ने कहा है ये। तो हम कौन से 2003 वाले हैं भाई, हम भी तो 2023 वाले हैं। और 2003 में तो ऊपर मोदी जी भी नहीं थे, इस बार तो ऊपर मोदी जी भी है भाई। तो 2023 में डबल इंजन की सरकार जब मध्य प्रदेश में दौड़ेगी तो जैसा विकास हो रहा है ना और तेजी से होगा। और इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं जी कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में डिफरेंसेस हैं, जो उनके अपने ही डिफरेंसेस हैं, वो दिक्कत करेंगे। कहां दिखाई देते हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बहुत पावरफुल हैं। आप मुझे किस श्रेणी में ले रहे हैं, वहीं से चालू करता हूं मैं बात। नहीं, आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, तो क्षेत्रीय छत्रप कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कलेक्टिव हमारे लीडरशिप है, सब लोग बैठ के विचार करते हैं। एक व्यक्ति हमारे निर्णय नहीं करता। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हाईकमान निर्णय लेगा, हम लोग बैठते हैं, दिल्ली से हम सुझाव भी लेते हैं। तो हमारे कलेक्टिव लीडरशिप और सब लोग एक दूसरे की सहमति से काम करते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई असहमति वाला कोई विषय है। कांग्रेस, मैंने आप पूछा था कि मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि चलो अच्छा हुआ वो कांग्रेस अपनी गलती तो मान रही है। मैं इस सवाल को उलट देता हूं, आपसे क्या गलती हो गई थी जो पिछली बार आप थोड़ा सा चूक गए थे? ये बात आपने ठीक पूछी। हम और कॉन्फिडेंस में थे, सिर्फ और ओवर कॉन्फिडेंस। हम और कॉन्फिडेंस में थे और इसीलिए हमको लग रहा था कि हमने बहुत काम किया है और बहुत विकास किए हमने, तो हम जीत ही जाएंगे। पर ये नहीं पता था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार जनता को ठगा है, जनता उनके प्रलोभन में आ गई है।
जैसे उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख रुपए का कर्जा प्रत्येक किसान का माफ करेंगे। उन्होंने कहा मात्र तो ठीक है, राहुल जी भी आके बोल गए कि यदि किसानों को 8 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। राहुल जी तो हटा नहीं पाए, पर सिंधिया जी ने हटा दिया मुख्यमंत्री। एक चर्चा बहुत जोरों से है और वो चर्चा ये है कि हालांकि बहुत सुखद स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ है, सनातन पर वार हो रहा है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो इस प्रकार देश में प्रदूषण फैलाते रहते हैं, इससे न समाज को अंतर पड़ता न देश को अंतर पड़ता है। सारी दुनिया जानती है, हमारे यहाँ हूण आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर सनातन की जड़ को कोई हिला नहीं पाया। हमारी जड़ें बहुत गहरी है। मुझे याद आता है एक बहुत अच्छा, जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तो लॉर्ड मैकाले का एक हमने भाषण पढ़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। उन्होंने कहा था कि भारत में मैं सदूर घूमा, पर यहाँ से धर्म, इतने धार्मिक लोग हैं कि इनको हटाने के लिए हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति देना पड़ेगी कि इनका धर्म से विश्वास उड़ जाए। तो लॉर्ड मैकाले की कुछ औलादें हैं इस प्रकार के बयान देती रहती है, पर भारत या भारतीय व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश जी, कौन है औलादे? ये है तो सब भारत वाले ही ना, हम लोग। मैं कह तो रहा हूं कि जो इस प्रकार के भारत और वाले ही हैं हम लोग, सारे लोग। तो कौन इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके कंधे पर विदेशी धन की बंदूक रखी जाती है और वो चलाते हैं इस देश के अंदर। पर हमारे देश में सनातन धर्म का जो ध्वज है, मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, पुरानी क्लिपिंग उठा के देखना सिर्फ, कि जो भी विदेश से मेहमान आता था वो गांधी जी की समाधि पर जाता था तो जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित करता था। इस बार हमने देखा G20 में मोदी जी आए, उन्होंने जूते उतारे, सब ने जूते उतार दिए और जूते ही उतार के सब पीछे पीछे आए और उन्होंने समाधि में पुष्पांजलि की। मेरे दोस्त ने मजाक मजाक में कहा कि यार ये बंदा 10 साल अगर प्रधानमंत्री रह गया तो इनको सबको नवरात्रि के उपवास भी करा देगा। यही नहीं, जब वो बाहर थे तो नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, स्टेज पे नेशनल फ्लैग लगा था। मोदी जी अपने नेशनल फ्लैग से पीछे हट गए तो बाकी सारे लोग भी हट गए। वो तो बात है, लेकिन आपके बयान कभी कभी बहुत उग्र हो जाते हैं। आपने कहा कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। हाँ। मैंने कहा था कि भारत माता के जय बोलने वाले लोग अपने कहते हैं कि हमारे यहाँ चाकू रोक दोगे तो भी नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा भाई चाकू रखने की जरूरत ही क्या है? जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे आपको ऐसे लोग अभी कभी मिले कि जो कहते हैं कि मैं चाहे चाकू रख दो कि हम नहीं बोलेंगे? मैंने टीवी पे देखा था ओवैसी साहब को कि मेरी गर्दन पर अगर चाकू रख दोगे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो ये बयान उन्हीं के लिए था कि मैं जान ले लूंगा। हाँ, मैंने कहा कि अपने आप ही चले जाएंगे ऐसे लोग। हाँ, आप एक बहस चल रही है देश में भारत और इंडिया की। भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। देखिए, बहस में भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भूमिका नहीं है, पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है तो इंडिया हटना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। हम तो भारत के संविधान में लिखा है इंडिया, भारत बरोबर लिखा है, भारत के प्रीएम्बल्स में लिखा हुआ है, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर जो आपत्ति कर रहे हैं उनकी आपत्ति भी अपनी जगह सही है, इसलिए देश को विचार तो करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महिला आरक्षण बिल आ गया है, हालांकि विपक्ष ने ओबीसी की बात कही है कि ओबीसी का इसमें अलग से एक प्राविधान होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। आपका महिलाओं को लेकर? देखिए, अभी बिल पास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे कहते हुए गर्व है कि विश्व के अंदर कहीं भी महिला सशक्तिकरण की बात होगी तो हमारे देश का आएगा, और देश के अंदर यदि कहीं होगी तो मध्य प्रदेश का आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। पर बिल पास होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 25, 26, 27 साल से इस पर सिर्फ चर्चा चल रही थी पर लोगों की नीयत साफ नहीं थी। इस बार मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का राजनीतिक वातावरण बनाया कि लोकसभा में भी करीब करीब सर्वानुमति हुई, 1-2 वोट को छोड़ दें हम, और राज्यसभा में भी सर्वानुमति हुई। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जो लोग घमंडिया गठबंधन बनाकर मोदी जी को समाप्त करने की बात करते हैं, वो लोग मोदी जी के द्वारा रखे गए प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर इस बिल के प्रति उनके ऊपर भी कितना दबाव था। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि कुछ महिलाएं इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती कि मन करता है कि उनको थप्पड़ मार दें?
नहीं, वो शूर्पणखा जैसी दिखती, फिर ये आप क्यों कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये मेरे बयान को ट्विस्ट करके लोगों ने कहा था। मैंने ये जरूर कहा हमेशा कि बच्चों के वस्त्र का उनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जरूर एक दो बार कहा है। पर ये बात सही है कि कैसा वस्त्र पहनना, इसमें तो सबको, मैं भी अगर आके यहाँ पर और अखाड़े वाले वस्त्र पहन के आ जाऊं तो कैसा लगेगा? तो कहाँ पर कैसे वस्त्र पहनना, इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं सनातन वाली बात पे फिर से लौटता हूं। सनातन की बहस को लेकर तमाम सारे लोगों ने बातें कही। आपका जो खासतौर से डीएमके के नेताओं की तरफ से जो बयान आया, उसको लेकर हालांकि नॉट इन ए गुड टेस्ट वो नहीं है, और इस पर रिएक्शन हुआ। लोगों ने कहा कि दक्षिण भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति को लेकर कहा गया ये बयान है। देखिए, बयान कैसा भी हो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबको सम्मान देने का एक तरीके से एक हमारे संस्कारों के अंदर है कि सब धर्म को सम्मान दो। पर इस प्रकार के बयान देकर या किसी को आहत करें, जब उदयनिधि अभी बच्चा है, उसने बयान दिया, मैंने बयान देखने के बाद 4-5 घंटे सोचा कि कोई समझदार कांग्रेस का बंदा इसके समर्थन में बयान देगा। पर मुझे दुख हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने उनके समर्थन में बयान दे दिया। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई बयान देने की। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, आपस में समाज को बांटना चाहते हैं। अंग्रेज तो चले गए, पर कुछ संस्कार हमारे यहाँ के लोगों को दे गए कि डिवाइड एंड रूल। तो इस प्रकार के बयान देकर कुछ करना चाहते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, इस नारे के साथ काम करते हैं, और हमारा मानना ऐसा है कि हम सबके साथ हैं और सबको साथ में लेके देश का विकास। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ वामपंथी संगठन, एजेंसियां आदिवासियों को भड़काने का काम कर रही हैं, क्या वो अभी भी ऐसा हो रहा है? हाँ, काफी जगह बहुत हो रहा है। मुझे तो ध्यान में जब आया, जब इंदौर के एक हमारे आदिवासी भाइयों के छात्रावास में कुछ लोगों ने, वो हमेशा ही गणेश चतुर्थी भी बैठाते हैं, नवरात्रि भी बैठाते हैं। 4-5 लोगों ने कह दिया कि इस बार गणेश चतुर्थी नहीं बैठेगी। तो मैंने हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से बोला कि जाकर देखो जरा। तो पता लगा कि वो लोग सब हॉस्टल के बाहर के हैं और कुछ वामपंथी संगठन से जुड़े हुए। पर वहाँ के जब आदिवासी भाइयों ने तय किया, और आज भी वहाँ पर गणेश जी बैठते हैं और नवरात्रि बैठते हैं, तो इस प्रकार के लोग आकर वातावरण तो खराब करते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में बहस छड़ी है, आपका इसमें मत? अभी कुछ देर पहले पंडोकर महाराज जी भी कह रहे थे, तो है, लेकिन आप देखिए, जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, चाहे भले कोई भी हो। मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ, और इसलिए सभी हिंदुस्तानी हैं, इसमें अलग कौन है? सवाल मैंने इसलिए मैंने सवाल, आप हिंदुस्तानी है कि नहीं बताइए? हाँ, इसमें कौन सा शक है? यहाँ पर बैठे हुए ऐसे कौन लोग हैं जो हिंदुस्तानी नहीं, मुझे बताइए। नहीं भाई, हिंदुस्तानी नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं शुद्ध से सनातनी हूँ जी, और अभी संतुष्ट ना, उसके आगे भी बोल दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत। लेकिन सवाल मैंने ये कहा कि जब आप संविधान की प्रति लेके जा रहे थे, तो विपक्ष ने आपसे पूछा कि वो संविधान की प्रति में आपने जो चेंजेस के साथ है, सेक्युलर शब्द है, उसको आपने नहीं लिया, तो वो विपक्ष ने पूछा। देखिए, समय के साथ सब अच्छी चीज होती है। आप समझ सकते हैं कि संविधान बना, जब संशोधन के साथ प्रति मौजूद है, तो फिर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जब जहां जो आवश्यकता होती है, सरकार वो काम करती है। मेरा ख्याल है कि भारत का संविधान बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के संविधान से लगभग 1000 धाराओं को हटाया गया है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। तो समय के साथ सब चीज अच्छी लगती है। अनुकूलता होगी तो वही होगा जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ थे, बातचीत की और कहा कि सबका साथ सबका विकास पर उन्हें भरोसा है। आप सर मंच पर हमारे साथ बने रहिए। न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है। मैं बुलाना चाहती हूं अमीश देवगन सर को, मैनेजर